हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक डायग्राम के माध्यम से प्राचीन इतिहास जानने के जो स्रोत थे उनको अच्छे से समझ लिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वहां से जो भी बताए गए पॉइंट थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपका जो सोशल साइंस का जो पहला चैप्टर है यानी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उसको अच्छे से आप समझ जाएंगे। दोस्तों, वहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न वहीं से आएंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न भी वहीं से आएंगे और लघुत्तरी प्रश्न भी दोस्तों वहीं से आपका बनेगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करेंगे, उसी क्रम को दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं। और आज दोस्तों यहाँ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस तरीके से इतिहास जानने के जो स्रोत थे उसमें पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से थे, अभिलेख क्या थे, सिक्के क्या थे, मृदभांड क्या थे, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से पॉइंट थे। जैसे वेद था तो वेद की रचना कब की गई, ठीक, और वेद के कितने मंडल हैं, कितने सूक्त उसमें हैं, यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बनता है, उनको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जरूर कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और पॉइंटों को नोट करते हुए चलिएगा या इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं जो खुदाई में अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक, उसमें अभिलेख हो जाते हैं, सिक्के हो जाते हैं, मृदभांड हो जाते हैं, मोहरें हो जाती हैं, मूर्ति कला और चित्रकला, स्थापत्य कला होती हैं, यानी वो तत्व जो प्राचीन होते हैं, ठीक है। पुरानी सामग्री को कहते हैं पुरातत्व, ठीक। तो पुरातत्व क्या है, इनके माध्यम से हम प्राचीन इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुरातत्व स्रोत क्या है या सामग्री क्या है, तो आप लिख दीजिए अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मोहरें, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, यानी स्मारक इसमें आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या था, वेद। तो वेद कहते किसको हैं, तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला वेद, ठीक है, पहला या प्रथम, और सबसे प्राचीन जो वेद होगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। यानी जो वेद हैं इनके माध्यम से क्या होगा, हमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है। किसका, उस समय का, जब ऋग्वेद की रचना की गई तो उस समय का जो भी समाज था, धर्म था, आर्थिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, उसके बारे में जानकारी के लिए जो हमारे पास साधन या स्रोत होगा वो हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक। वेद कितने हैं, वेद हैं 4। तो इसमें सबसे पहले आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों नाम याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपका जरूर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अच्छा, चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस वाले पॉइंट को। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संहिता किसे कहते हैं, तो चारों वेदों को संहिता कहते हैं, यानी उनका जो समूह होता है उसको संहिता कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऋग्वेद की रचना कब की गई, ठीक। तो ऋग्वेद की जो रचना थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच की गई, ठीक है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं, ठीक। इसके बाद ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल कब जोड़ा गया, ठीक है। तो ऋग्वेद का सबसे पहला और 10वां मंडल जो होगा ये सबसे बाद में, यानी सबसे अंत में जोड़ा गया। जब अंत में जोड़ा गया तो ये क्या है, ये नया मंडल यहाँ पे है, ठीक है। जब जो चीज़ बाद में जोड़ी जाएगी वो नया ही होगा, ठीक। तो यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं कि ऋग्वेद की रचना कब की गई, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच इसकी रचना की गई। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो मंडल हो जाएंगे 10। सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त हैं यहाँ पे, और ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, ठीक है। ऋग्वेद के दोस्तों 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय, दूसरी है कौशितकी। कौशितकी को ही कहते हैं संखायन, ठीक है। ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इसलिए की गई कि वेदों को भली भांति अच्छे से समझने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से आता है यजुर्वेद। तो यजुर का अर्थ होता है यज्ञ, ध्यान रखिएगा, यजुर कभी कभी पूछता है यजुर्वेद का अर्थ बताइए, तो यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ के नियम और विधियों का संकलन मिलता है। इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अध्वर्यु, ठीक। इसके 2 भाग हैं, पहला भाग है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। गद्य और पद्य में ये वेद लिखा गया, ध्यान रखिएगा। वैसे वेदों की, चारों वेदों की जो रचनाएं थी वो पद्य में की गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो यजुर्वेद है इसकी रचना गद्य और पद्य में
की गई। ये बात को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों गद्य और पद्य की जो शैली होती है यानी मिश्रित जो शैली होती है उसको कहते हैं चंपू शैली। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ पर आते हैं सामवेद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से एक निकल के आता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और दोस्तों साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा गान, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र थे उसमें इनका संग्रह है, ठीक है। इसे भारतीय संगीत का मूल या जनक भी कहते हैं, ठीक। तो 2-4 पॉइंट दोस्तों आपके वेदों से जरूर निकल के आते हैं, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया है अथर्ववेद। इसमें जादू, टोना, वशीकरण आदि का इसमें वर्णन है, ठीक है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं और ये सबसे बाद का वेद है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चारों वेदों के नाम याद कर लीजिएगा, ठीक। किसकी जो है रचना कब हुई इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो भी बताए गए पॉइंट है दोस्तों उनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। एग्जाम में दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ से ठीक, यहाँ पर वेद हो गए, उसके बाद अध्येता, फिर उसके बाद उपवेद इसके क्या है, ठीक। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा, आयुर्वेद हो जाएगा। सामवेद का उपवेद क्या होगा, गंधर्ववेद हो जाएगा। यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा, धनुर्वेद हो जाएगा। अथर्ववेद का उपवेद क्या होगा, ये हो जाएगा शिल्पवेद, ठीक। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद का उपवेद बताइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अध्येता, अध्येता वो होते हैं जो इनको पढ़ता है या इनको जो है गाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद को जो गाने वाले या जो पढ़ने वाले उनको ह्रोत कहते थे। सामवेद के उद्गाता कहते थे। यजुर्वेद को जो पढ़ते थे उनको अध्वर्यु कहते थे, ठीक है। और अथर्ववेद को जो पढ़ने वाले थे उनको ब्रह्मा कहते थे, ठीक है। तो ये अध्येता हो जाते हैं। तो इनको भी यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से बन जाता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई थी। ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों को प्रतिपादित करने वाले जो ग्रंथ थे उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ थे, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ब्राह्मण ग्रंथ इसमें कौन है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐतरेय और कौशिकी है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो ऐतरेय और कौशिकी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा शतपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण, ठीक। सामवेद का हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण, इसके टांडेय ब्राह्मण भी कहते हैं, ठीक। और उसके बाद अथर्ववेद का हो जाएगा गोपद ब्राह्मण, ठीक है। आगे फिर यहाँ से हम देखते हैं अरण्यक क्या है, ठीक है। तो अरण्यक कभी कभी पूछता है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं। इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया। जंगल में पढ़े जाने के कारण इनको अरण्यक भी कहते हैं, ठीक है। अरण्यक का अर्थ यहाँ पर होता है जंगल यहाँ पे, ठीक है। तो ये जंगल में पढ़े जाते थे एकांत में, इसीलिए इनको अरण्यक ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था उसे उपनिषद कहते थे, ठीक। वैदिक साहित्य का ये अंतिम भाग है, ठीक। तो जब वैदिक साहित्य का ये अंतिम भाग है तो अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेदांत किसे कहते हैं, तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ठीक है। आगे फिर यहाँ पर हम देखते हैं वेदांग क्या होते हैं, ठीक है। तो वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई। इनकी संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये वेदांग हैं, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या है 6। कौन कौन से वेदांग हैं, शिल्प है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंद है। दोस्तों अच्छे से इनको कायदे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं सूत्र, ठीक। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है, ठीक। सूत्र जो है, ठीक है, यानी जो सूत्र साहित्य है वो गद्य में है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता था उनको कहते थे कल्पसूत्र, ठीक है। और कल्पसूत्र 3 और 4, कुछ लोगों ने बताया कि कल्पसूत्र 3 है, कुछ लोगों ने बताया कल्पसूत्र हैं 4, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कल्पसूत्र हैं उनको देख लीजिए यहाँ पे। तो पहला यहाँ पर आता है श्रोत सूत्र, दूसरा होता है ग्रह सूत्र, तीसरा होता है धर्म सूत्र, चौथा होता है सुलभ सूत्र, ठीक है। तो श्रोत सूत्र में क्या है, इसमें यज्ञ संबंधी नियम है, यानी ये वेदों से संबंधित है।
दूसरा आता है ग्रह सूत्र। ठीक है, तो ग्रह सूत्र में क्या होगा, लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का इसमें विवेचन किया गया, यानी इसमें वर्णन किया गया। धर्म सूत्र में क्या है, जो धर्म सूत्र, तो इसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का इसमें उल्लेख किया गया। शुल्ब सूत्र, तो भारतीय ज्यामिति जो होती है, ठीक है, उसका विकास इसी से माना जाता है। ठीक, थोड़ा सा और यहाँ पर गौर करेंगे कि धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। तो प्रमुख जो स्मृति ग्रंथ है उसमें मनु स्मृति को ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति आदि स्मृति यहाँ क्या है, प्रमुख हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है और प्रमाणिक जो थी, यानी सबसे प्राचीन और जो प्रमाणिक है वो है मनुस्मृति। और ये पॉइंट दोस्तों आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप चाहें तो इसी तरीके से नोट्स बनाते हुए चलें। अगर नोट्स आप ना बना पाएँ तो पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर आता है महाकाव्य। ठीक है, तो महाकाव्य कौन कौन से महाकाव्य हैं, दो, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। नाम याद रख लीजिएगा दोस्तों दोनों के, एक रामायण दूसरा है महाभारत, ये महाकाव्य हैं। ठीक है, तो रामायण और महाभारत को महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। अब यहाँ पर आता है रामायण, तो रामायण ये हमारा आदि काव्य है। ठीक है, इसकी जो रचना थी या इसके जो लेखक थे वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई, यानी इसके जो रचयिता है वो महर्षि वाल्मीकि। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः 6000 श्लोक हैं, जो बाद में बढ़कर कितने हुए, 12000 हुए, और अंत में 24000 श्लोक हो गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले 6000 श्लोक थे, फिर उसके बाद 12000 श्लोक हुए, फिर उसके बाद 24000 श्लोक हो गए। ठीक, तो यहाँ पे रामायण, इसके लेखक का नाम याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि। एग्जाम में क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी आता है, कभी कभी आपसे उसमें अति लघु उत्तरीय में भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं महाभारत पे। ठीक, तो महाभारत के जो रचयिता थे या जो लेखक थे वो थे वेद व्यास। ठीक है, तो वेद व्यास द्वारा रचित इसमें पहले थे 8800 श्लोक, और इसका नाम था तब जय संहिता, यानी जब 8800 श्लोक थे तब इसका नाम था जय संहिता। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्राचीन नाम क्या था महाभारत का, तो प्राचीन नाम था जय संहिता। क्यों था, इसमें पहले 8800 श्लोक थे, बाद में बढ़कर 24000 श्लोक हो गए, और अंत में क्या हुए, जब 24000 श्लोक है तब इसको कहा गया भारत, और अंत में जो श्लोक थे वो हो गए 1,00,000 श्लोक। ठीक है, तो इस कारण जब 1000 श्लोक हो गए तो इसके कारण इसको सतसहस्त्री संहिता, ठीक, या महाभारत कहा जाने लगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसका नाम था जय संहिता। ठीक, 24000 जब श्लोकों की संख्या हुई तब इसको भारत कहा गया, जब इसमें 1,00,000 श्लोक हुए तब इसको सतसहस्त्री संहिता या फिर महाभारत कहा गया। ठीक, तो पॉइंट आप याद रखिएगा, महाभारत के लेखक कौन है, ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम इसका जय संहिता आ जाएगा। श्लोकों की संख्या कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, आगे यहाँ से देखते हैं हम, और इसमें दोस्तों कुल 18 पर्व हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पुराणों पे कि पुराण क्या होते हैं। ठीक है, तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो और क्रमबद्ध जो विवरण मिलेगा वो हमें मिलता है पुराणों में। ठीक है, पुराणों के जो रचयिता थे वो थे लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र जो थे उर्गशर्वा, इनको माना जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पुराणों के रचयिता कौन थे, तो जो पुराण थे उनके रचयिता थे लोमहर्ष, ठीक, अथवा उनके पुत्र उर्गशर्वा को माना जाता है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन बहुत बनता है वो बनता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है दोस्तों 18। पिछले वीडियो में 18 पुराणों के नाम पूरे बताए गए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन सा है, तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो पुराण हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ से पॉइंटों को। फिर यहाँ पर आता है बौद्ध साहित्य। ठीक है, तो वो ब्राह्मण साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्य ग्रंथ थे। ठीक है, और यहाँ पर फिर आता है बौद्ध साहित्य। ठीक, तो भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साधन होते हैं इतिहास जानने के, उसमें बौद्ध साहित्य का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक का दोस्तों पिछली वीडियो में बताया था, त्रिपिटक का अर्थ होता है टोकरी, और उसमें कितने पिटक हैं, इनके नाम और या फिर इनके पिटक कौन कौन से थे, तो सुत्त पिटक था, विनय पिटक था और अभिधम्म पिटक था। इन तीनों का जो समूह होता है, यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों को कहा गया है त्रिपिटक। और त्रिपिटक का अर्थ होता है टोकरी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है त्रिपिटक का अर्थ बताइए, तो त्रिपिटक का अर्थ हो जाता है टोकरी यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है सुत्त पिटक। तो बुद्ध के इसमें धार्मिक विचार होते हैं, उनके वचन होते हैं। ठीक, इनमें इनको संग्रह किया गया, और ये बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी इसको कहा जाता है। यानी
सुत्त पिटक को क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, और इसमें बुद्ध के जो धार्मिक विचार हैं और उनके जो वचन हैं उनको इसमें संग्रहित किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या है, ये बौद्ध संघ के नियमों का इसमें उल्लेख किया गया, ध्यान रखिएगा। अभिधम्म पिटक में क्या है, ये प्रश्नोत्तर रूप में है, इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक जो पक्ष है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद आता है जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म से पहले की घटनाएं, यानी ये जितनी भी घटनाएं थी वो काल्पनिक हैं। ठीक है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, ध्यान रखिएगा, जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियां हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट, यहाँ पर सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है, किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। ठीक है, तो अगर बौद्ध ग्रंथ आपसे पूछ रहा तो अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची आपको मिलती है सबसे पहले हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है जैन साहित्य। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को कहते हैं आगम। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक, आगम क्या है, इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद सूक्त हैं। ठीक है, जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में की गई। ठीक है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। देखिए यहाँ पर फिर ये भगवती सूत्र आ गया। ठीक, तो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है वो कल्पसूत्र से हमें ज्ञात होता है। इसकी जो रचना थी वो भद्र बाहु ने की थी। ठीक है, तो पॉइंट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सारे पॉइंट हैं, आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण रचना जो थी वो हेमचंद्र द्वारा रचित एक रचना है, उसका नाम है परिशिष्ट पर्व। ठीक है, तो ये जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि परिशिष्ट पर्वन या परिशिष्ट पर्व किसकी रचना है ये। ठीक है, तो परिशिष्ट पर्व जो रचना है ये है हेमचंद्र की। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हेमचंद्र की जो है रचना का नाम बताइए। ठीक, तो परिशिष्ट पर्व जो थी वो हेमचंद्र की रचना थी। ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं लौकिक साहित्य पे। तो सबसे पहले आता है, बात करेंगे कि लौकिक साहित्य होता क्या है। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों और जीवनियों को विशेष रूप से शामिल किया गया, यानी इनका उल्लेख है। ठीक है, धर्म से ना तो सीधा संपर्क होता है ना ही किसी धर्म विशेष से ये प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसमें जिस तरीके से यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं लौकिक ग्रंथों की, ठीक है, यानी लौकिक साहित्य की, कल भी हम लोगों ने देखा था, आज भी यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं या ग्रंथ हैं और उसके राइटर कौन है उनको हम लोग यहाँ से जानेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसी तरीके से टैली बनाकर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं ग्रंथ यानी रचनाएं, उनके लेखक। जैसे आता है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र की जो रचना या जो उसके लेखक हैं वो हैं कौटिल्य। कौटिल्य के अन्य नाम दोस्तों याद कर लीजिएगा, उनका अन्य नाम था चाणक्य। ठीक, और इनका अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, और ये किसके दरबार में थे, ये घनानंद के दरबार में थे। ठीक, और घनानंद ने जब इनको अपमानित करके बाहर निकाल दिया तो इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का पतन किया और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, और तब इन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की। और अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्यकालीन यानी मौर्यकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक दशा का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला यहाँ पर आता है यहाँ पे अष्टाध्यायी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के जो लेखक थे वो थे पाणिनि। मुद्रा राक्षस, इसके राइटर थे विशाख दत्त। महाभाष्य, इसके राइटर थे पतंजलि। हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। राजतरंगिणी के लेखक थे कल्हड़। कथा सरित सागर, इसके लेखक थे सोमदेव। ठीक, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसके जो राइटर थे वो थे कालिदास। ठीक है, मृच्छकटिकम, इसके राइटर थे या लेखक थे शूद्रक। ठीक है, उसके बाद नीति शास्त्र, इसके जो राइटर थे वो थे कामंदक। प्रबंध कोश के राइटर थे राजशेखर। उसके बाद बुद्धचरित, और उसके जो राइटर थे बुद्धचरित के वो थे अश्वघोष। हर्षचरित के जो लेखक थे वो थे बाणभट्ट। और विक्रमांक देवचरित के जो लेखक थे वो थे विल्हड़। तो दोस्तों सभी जो रचनाएं हैं, इनके राइटर और इनकी जो रचनाएं हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों। तो आपके हर एग्जाम में यहाँ से पॉइंट और हर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और डीएलएड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट यहाँ से हैं सब। ठीक है, अगला फिर यहाँ पर आता है कि विदेशियों का विवरण। तो यहाँ से देखेंगे विदेशी यात्रियों का जो विवरण था। ठीक है, इसमें यूनानी लेखक आए, उसके बाद चीनी,
ठीक। उसके बाद आए हैं मुस्लिम राइटर, तो ये हो जाएगा विदेशी साहित्य या विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे यूनानी, तो इसमें कल हम लोगों ने जाना था सिकंदर के पहले आने वाले। ठीक। तो इसमें स्काइलेक्स, हिकेटियस, ठीक, हेरोडोटस और टेसियस, यानी इनके ग्रंथों में क्या है, भारत के विषय में जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें सबसे मुख्य जो होगा, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो बनता है हेरोडोटस से। ठीक है, इसको कहते हैं इतिहास का पिता, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। इसकी जो रचना थी या इसका जो ग्रंथ था, या इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, या राइटर किसके हैं, ठीक है, तो ये थे उसके हिस्टोरिका के। ठीक है, इस ग्रंथ को याद रखिएगा दोस्तों, हिस्टोरिका। ठीक। तो हिस्टोरिका की जो रचना थी वो हेरोडोटस ने की, और हेरोडोटस को कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता। कहाँ का था ये, यूनान का था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आते हैं सिकंदर के साथ आने वाले। ठीक है, अभी चीनी और अरबी यात्रियों के बारे में आपको बताते हैं। सेकंड नंबर पर आता है सिकंदर के साथ आने वाले। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया, 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसके साथ साथ आया है निरियाकस, अंसिक्रेटस और अरिस्टोबुल्स आए हैं साथ में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीनों नाम यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी, जैसे मेगास्थनीज आया, ठीक है, डायमेकस आया। ठीक। तो जो मेगास्थनीज था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। और इसकी रचना क्या थी, इसकी रचना थी इंडिका। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों, इंडिका किसकी रचना थी, ये थी मेगास्थनीज की। ठीक। उसके बाद दोस्तों डायमेकस यहाँ पे, तो जो डायमेकस था वो था सीरिया के एंटियोकस का राजदूत। ये बिंदुसार के दरबार में भारत आया। ध्यान रखिए, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। डायमेकस किसके दरबार में आया, ये बिंदुसार के दरबार में आता है। और डायनोसियस, ये मिस्र के जो राजा थे, टॉलमी फिलाडेल्फस का ये राजदूत था। और संभवतः, यानी संभावना व्यक्त की जाती है कि ये अशोक के दरबार में भारत आया था। ठीक है, यानी अशोक का उस वक्त शासन था। ठीक, तब ये भारत आता है। ठीक है। अन्य यूनानी लेखक यहाँ पर देख लेते हैं, यूनानी और रोमन लेखक, फिर उसके बाद हम लोग चीनी और अरबी लेखकों पर हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है। तो अन्य यूनानी और रोमन लेखकों में स्ट्रेबो आते हैं, प्लिनी आते हैं, जस्टिन आते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि सिकंदर से पहले कौन आया, सिकंदर के बाद कौन आया, और सिकंदर के साथ कौन आया। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं चीनी यात्रियों में, जैसे आया है यहाँ पे फायान। ठीक है, चीनी यात्री फायान, वेनसांग, इत्सिंग आए हैं। ठीक है। तो ये तीन ही महत्वपूर्ण यहाँ पर होते हैं। ठीक है। तो ये फायान किसके शासनकाल में भारत आया। अच्छा, पहले क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ चीनी यात्रियों के नाम बताइए, तो आप फायान, वेनसांग और इत्सिंग को लिख दीजिए। अगर आपसे वो पूछते हैं फायान किसके शासनकाल में भारत आता है, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आता है। ठीक है। वेनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आते हैं। ठीक। और इनको यात्रियों का राजकुमार, यानी वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से जो भी पॉइंट है अभी आगे इनका विस्तार से आपको और बता देंगे। ठीक है। तो फायान से संबंधित कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में आते हैं, वेनसांग से संबंधित कौन कौन से पॉइंट आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग हैं कि अलमसूदी हो गया। ठीक है, ये अरबी यात्री थे। ठीक, अलमसूदी हो गया, अलबरूनी हो गया, अल सुलेमान हो गया। ठीक है, सुलेमान भी एक थे, वो भी यहाँ पर क्या हैं, भारत आए। यानी इनके जो ग्रंथ थे उनके माध्यम से हमें प्राचीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग यूनानी लेखक जो थे उसमें हम लोग देखेंगे हेरोडोटस को। तो ये 5वीं शताब्दी में इतिहास का इनको पिता कहते हैं, हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है। ठीक है। फारस को प्राचीन समय में ईरान और यूनानियों को फारस भी कहते थे। ठीक है। इनमें फारस और भारत के संबंधों का वर्णन है। ठीक। उसके बाद मेगास्थनीज, इनकी पुस्तक थी इंडिका। याद रखिएगा दोस्तों, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, इनको कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। 3 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक। मेगास्थनीज, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इंडिका में उसने गंगा और सिंधु नदी का वर्णन किया है। ठीक, इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखकों में सबसे जो इम्पोर्टेंट वो थे फायान और वेनसांग। ठीक, पहले हम फायान को देखते हैं। तो चीनी बौद्ध भिक्षु, ये 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आता है। ठीक है। और भारत में ये 14 वर्ष तक रहता है। इसका मूल जो उद्देश्य था, उद्देश्य इसका क्या था कि भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा फायान किसके शासनकाल में भारत आता है, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आता है। ठीक।
उद्देश्य इसका क्या था कि भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कि कितने साल तक भारत में रहता है, तो फायान 14 वर्ष तक भारत में रहता है। ठीक है, आगे उसके देखते हैं यहाँ पे ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। ठीक है, कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि ये 13 साल रहता है, कुछ जगह पर बताया गया कि ये 16 साल रहता है। ठीक है, भारत में ये निवास करता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन किया। एक इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इसने कितने वर्ष तक, यानी ह्वेनसांग ने कितने वर्ष तक अध्ययन किया, शिक्षा ग्रहण की, तो इसने 6 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया, यानी अध्ययन किया। इसका जो उपनाम था, इसको कहते हैं यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि। ठीक, इसकी जो पुस्तक थी वो थी CU की। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद इत सिंह यहाँ पे 7वीं शताब्दी में भारत आता है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में ये रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं तिब्बती लेखक। ठीक है, तिब्बती लेखकों में बौद्ध लामा है तारानाथ। ठीक है, इनकी रचना थी कयंगुर और तयंगुर। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि तारानाथ की जो है रचना कौन सी थी। ठीक है, यह तारानाथ कहाँ के लेखक थे, तिब्बती लेखक थे। ठीक, इनकी रचना थी कयंगुर और तयंगुर। ठीक, तो अरबी लेखकों में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आते हैं अरबी लेखक। तो अरब यात्रियों और लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है अलबरूनी का। क्वेश्चन भी दोस्तों यहीं से बहुत आते हैं। तो अरबी लेखकों में सर्वप्रसिद्ध है 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ ये भारत आते हैं। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था तहकीक हिंद, या इसी को कहते हैं किताबुल हिंद। ठीक है, और इसमें क्या था, राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर इन्होंने वर्णन डाला। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी में भारत आते हैं, किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। इनकी पुस्तक का नाम था तहकीक हिंद, और तहकीक हिंद को कहते हैं किताबुल हिंद। ठीक, किसकी रचना, मतलब उसमें क्या बताया गया है, तो जो जिस समय देखिए राइटर जो होते हैं तो उस समय की वो राजनीतिक स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है, धर्म क्या है, रीति रिवाज क्या है, इन पर ही वो आदमी अपने पॉइंटों को लिखेगा। ठीक है, फिर दूसरी उनकी जो रचना थी वो थी शाहनामा। मिनहाजुस्सिराज एक राइटर हुए हैं, इनकी रचना थी तबकाते नासिरी। ठीक, ज़ियाउद्दीन बरनी, इनकी रचना थी तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तो दोस्तों ये क्या जो भी रचनाएं हैं यहाँ पे, चाहे वो शाहनामा हो, चाहे तबकाते नासिरी हो, चाहे तारीख़ फ़िरोज़ शाही हो, तो जो जिस समय राइटर आया है तो उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में वर्णन किया। ठीक, अरबी यात्री सुलेमान ने पाल और प्रतिहार वंशों का वर्णन किया। बगदाद यात्री अल मसूदी ने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, वेनिस यात्री मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में ये भारत आते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मार्को पोलो कहाँ का निवासी था, तो ये था वेनिस का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट आते हैं इब्ने बतूता। ठीक है, तो जो इब्ने बतूता थे ये अफ्रीकी यात्री थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आते हैं। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इनको काजी का पद प्रदान किया। काजी कहते थे न्यायाधीश को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काजी का पद इनको प्रदान किया। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था रहला। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इब्ने बतूता की पुस्तक का नाम रहला, या कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है रहला किसकी रचना है, तो ये इब्ने बतूता की रचना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और रहला में क्या है, इसमें फिरोज तुगलक के शासन की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में दोस्तों जो हमें जानकारी मिलती है, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हो, चाहे वो बौद्ध साहित्य हो, चाहे वो जैन साहित्य हो, चाहे वो लौकिक ग्रंथ हो, चाहे वो विदेशी यात्रियों के विवरण हो या विदेशी साहित्य हो, इनके माध्यम से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम को आगे लेकर चलेंगे और हम लोग सीधा सा पहुंचेंगे पुरातात्विक स्रोत में। ठीक है, तो जो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत होंगे इनके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।